एडवेंचर शुरू होता है एक इंटेंस बैटल के बीच, जहां हीरोज का एक ग्रुप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रैगन का सामना कर रहा है। धीरे धीरे वो क्रीचर आगे बढ़ता जाता है और आखिर में डेनी के एक साथी को हिट कर देता है। बिना देर किए डेनी अपनी स्किल से उसे हील कर देता है, लेकिन बाकी लोगों के फेस पर दिखने वाले एक्सप्रेशन में जलन और इरिटेशन साफ नजर आते हैं, जो उनके नोबल फीलिंग्स नहीं थे। एक डिसाइसिव मोमेंट पर ग्रुप का एक मेंबर ड्रैगन की आंख पर डायरेक्ट ब्लो करता है, जिससे विक्ट्री का रास्ता बनता है। ये ब्लॉन्ड हेयर वॉरियर सबको याद दिलाता है कि वो कौन है, अर्जेंटिया के मेंबर जो दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप है। उसके मुताबिक हारना कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ दिन बाद यही इंसान, जिसका नाम वीगो है, टीम लीडर और लेवल 99 एडवेंचरर, सारे मेंबर्स को एक सीरियस मीटिंग के लिए बुलाता है। वो डेनी को लास्ट मिशन की फेलियर का अकेला जिम्मेदार ठहराता है। उसके मुताबिक अगर डेनी ने अपनी एबिलिटी टेरिफाइंग वॉइस यूज न की होती तो ड्रैगन एस्केप नहीं कर पाता। वीगो के हिसाब से वही पावर इस डिजास्टर की वजह बनी। डेनी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने ये एबिलिटी सिर्फ इसलिए यूज की क्योंकि खुद वीगो ने ऐसा करने को कहा था। लेकिन ब्लॉन्ड वीगो किसी भी जिम्मेदारी से इनकार कर देता है और इल्जाम दोहराता है। वो कहता है डेनी ने अपनी मर्जी से ऐसा किया, शायद ग्रुप को सबोटाज करने के इरादे से भी। यहां तक कि वीगो ये तक इंसिन्युएट करता है कि डेनी शायद किसी और एडवेंचर ग्रुप का स्पाई हो सकता है। और इसके साथ ही फैसला सुना दिया जाता है। डेनी अब अर्जेंटिया से आउट है, हमेशा के लिए एक्सपेल्ड। हैरान डेनी ये समझने की कोशिश करता है कि ऐसा कैसे हो गया। कुछ साथी इस फैसले से सहमत नहीं दिखते, लेकिन कोई खुलकर इसका विरोध भी नहीं करता। डेनी डिग्निटी के साथ ये एक्सपल्शन एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो उसे वहां नहीं चाहते तो वो जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन वीगो यही नहीं रुकता। वो कहता है कि डेनी जैसा कुक इस लेवल की टीम का हिस्सा कभी होना ही नहीं चाहिए था। ये बात डेनी को बहुत इरिटेट कर देती है। वो पूछता है, क्या कुक होना कोई गलत बात है? वीगो जवाब देता है कि हाँ, अर्जेंटिया सिर्फ वॉरियर्स, मैजिशियंस और स्वॉर्ड्समैन का ग्रुप है, कॉम्बैट के एक्सपर्ट्स का। उसके लिए भले ही डेनी जितना एक्सपीरियंस्ड हो, उसे एक्सेप्ट करना एक मिस्टेक था। टेंशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन डेनी फर्म खड़ा रहा। अगर यही ग्रुप की सोच थी तो उसके पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं था। इस रिजल्ट के बाद वो कैपिटल छोड़ने का डिसीजन लेता है। रास्ते में वो एक छोटी सी गर्ल को डिस्टर्ब कर देता है और उसका बलून छूट जाता है। डेनी पूरी कोशिश करता है बलून वापस लाने की, 2 बार जंप करता है और आखिर में सक्सेसफुल होता है। उसके बाद वो उस गर्ल को एडवाइस देता है कि कभी भी किसी इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। उसके लिए ये लाइन बहुत बड़ा मतलब रखती है। डेनी की लाइफ में भी कुछ एसेंशियल है और वो समझ गया है कि अब वो उसे छोड़ नहीं सकता। वीगो दूर से ये सीन देख रहा होता है। वो सेटिस्फाइड नजर आता है, जैसे उसने कुछ ऐसा शुरू कर दिया हो जो पहले से प्लान किया हुआ था। जैसे ही डेनी जाने वाला होता है, रेड हेयर वाली एक यंग वुमन जिसका नाम केटी है, उसके पास आती है। वो समझना चाहती है कि आखिर उसे क्यों एक्सपेल किया गया। वो साफ तौर पर वरीड दिखती है और बताती है कि अगर डेनी चला गया तो कोई भी पोशन बनाना, अल्केमी पर काम करना या उसके जैसा कुकिंग करना नहीं जानता। ग्रुप की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डाउन हो जाएगी। डेनी उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि और भी लोग ये स्किल्स सीख चुके हैं, लेकिन केटी जोर देती है। केटी कहती है कि डेनी के आने के बाद से ही ग्रुप की डंजन्स में परफॉर्मेंस इमेंसली इंप्रूव हुई है और अब वो दुनिया के बेस्ट माने जाते हैं। उसे पता है कि ग्रुप को समझ नहीं आया कि डेनी ने अब तक उन्हें कितना प्रोटेक्ट किया। उसके बिना चीजें वैसी नहीं रहेंगी। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस आ जाए, वरना सब कुछ बिखर सकता है। लेकिन डेनी का दिल नहीं पिघलता। वो कहता है कि पास्ट पीछे छूट चुका है और अब वापसी मुमकिन नहीं। केटी फिर भी कहती है कि कम से कम आज रात का डिनर और कुछ आने वाले मील्स के लिए ही रुक जाओ। डेनी के लिए ये दिखाता है कि ग्रुप का नजरिया उसके लिए कभी बदला ही नहीं। उनके लिए उसकी वैल्यू सिर्फ किचन तक सीमित थी। केटी अभी भी शॉक में उससे पूछती है कि अब वो आगे क्या करने वाला है। डेनी जवाब देता है कि उसका इरादा एक रेस्टोरेंट खोलने का है, लेकिन केटी बार बार उसे रुकने के लिए कहती है। डिप्टी कैप्टन होने के नाते वो उसे ऑर्डर देने की भी कोशिश करती है। फिर भी डेनी का डिसीजन पक्का होता है। उसे पता है कि वीगो केटी में इंटरेस्टेड है और अब उसके साथ कांटेक्ट रखना एक बड़ी मिस्टेक होगी। सच ये है कि उसका एडवेंचरर बनने का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन शेफ बनने की उसकी नई लाइफ अब शुरू होने वाली है।
कुछ समय बाद बहुत दूर डेनी एक स्टोर में एक मैजिकल ऑब्जेक्ट देखता है जो बिना आइस के भी फूड को प्रिजर्व कर सकता है। हमारे लिहाज से ये एक रेगुलर फ्रीजर जैसा था। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, सोचते हुए कि ये उसके रेस्टोरेंट के लिए कितना यूजफुल होगा। लेकिन अचानक उसे वो बुक याद आती है जो उसने कुलिनरी वेंचर्स के बारे में पढ़ी थी। उस बुक के ऑथर ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रिस्क के बारे में वार्न किया था। थोड़ा सोचने के बाद डेनी डिसाइड करता है कि इस ऑब्जेक्ट को साइड में रख देगा और उसकी जगह आइस मैजिक यूज करेगा। उसे लगता है उसने सही फैसला लिया और उसी मोमेंट से वो बुक में दिए गए एडवाइस को फेथफुली फॉलो करने का डिसीजन लेता है। उस बुक का नाम था हाउ टू ओपन अ रेस्टोरेंट, अ हैंडबुक फॉर एक्स एडवेंचरर्स, एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइटल जिसने उसका ध्यान खींचा। बुक के मुताबिक पहला स्टेप है कोई सस्ता और छोड़ दिया गया प्रॉपर्टी ढूंढना जिसे रिनोवेट किया जा सके। फिर सप्लायर्स से कांटेक्ट करना और जरूरी यूटेंसिल्स खरीदना। डेनी के लिए ये सब बहुत एक्साइटिंग था। हर स्टेप उसे उसके नए ड्रीम के करीब ला रहा था। लेकिन मैनुअल में अगला चैलेंज ज्यादा मुश्किल था। कोई भी अकेले रेस्टोरेंट नहीं चला सकता। कस्टमर्स को डील करने के लिए हेल्पर्स चाहिए होते हैं। तभी बीच सड़क पर वो एक आदमी को सुनता है जो किसी लड़की को प्रोडक्ट की तरह ऑफर कर रहा था, एक यंग वुमन जो उसके मुताबिक एक नोबल फैमिली से थी और जिसे एक्साइल कर दिया गया था। ये सिचुएशन बेहद डिस्टर्बिंग थी। डेनी समझ जाता है कि नोबल फैमिली से होने की वजह से उस लड़की ने हर तरह के खतरनाक लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया है। उसके दिल में कुछ करने की चाह होती है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि वो हर नाइंसाफी में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। ऐसे जीना पॉसिबल नहीं था जब तक कि वो उसकी आंखों में नहीं देखता और उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो डेनी को उसकी पुरानी मेमोरीज में वापस ले गया, कुछ ऐसा जो उसने पहले भी फील किया था। ऑक्शन शुरू होता है और बिड्स बहुत जल्दी बढ़ने लगती हैं। कोई 8 लाख पिस लोकल करेंसी ऑफर करता है। बिना सोचे समझे डेनी खुद को 10 लाख का ऑफर करते हुए पाता है। लेकिन वही सेल्समैन जो पिछले स्टोर में भी मिला था 15 लाख का ऑफर कर देता है। डेनी उसके फेस के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि वो इस लड़की को उसके हाथ में नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो 20 लाख ऑफर करता है। दूसरा आदमी 30 लाख ऑफर करता है। बिडिंग चलती रहती है और डेनी को एहसास होता है कि वो अपनी लगभग सारी सेविंग्स खर्च करने वाला है। आखिरकार वो सक्सेसफुल होता है। अब उसके पास एक नई कंपेनियन है। वो उसे तैयार कराने ले जाता है और पूरी कोशिश करता है उसकी हेल्प करने की। उसकी अपीयरेंस में फर्क साफ नजर आता है, लेकिन उसकी आंखों का खालीपन वैसे का वैसा ही रहता है। जैसे ही वो दोनों साथ चलते हैं, डेनी उससे कहता है कि उसके क्लोज रहना, नहीं तो वो खो सकती है। ज्यादा देर नहीं लगती और वो सच में लेट हो जाती है। एक कैरेज उसे लगभग कुचल ही देता है। वो कई लोगों से टकरा जाती है और अचानक उसके सामने कोई ऐसा आ जाता है जिससे उसकी डार्क मेमोरीज जाग जाती हैं। वो वहीं पैरालाइज्ड खड़ी रह जाती है, अपनी सोच में खोई हुई। गनीमत होती है कि डेनी उसे ढूंढ लेता है। वो जल्दी चलने के लिए माफी मांगता है। अब वो प्रॉमिस करता है कि उसके साथ चलकर ही जाएगा। जैसे ही वो स्टोर में एंटर करते हैं, वो उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों खरीदा। डेनी थोड़ा शाई होते हुए ईमानदारी से जवाब देता है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे बहुत पुरानी कोई चीज याद आ गई थी, बस और कुछ नहीं। वो उसका नाम जानना चाहता है, या कम से कम ये कि अभी के लिए उसे क्या बुलाएं। उसका जवाब डेनी को सरप्राइज कर देता है। वो कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे स्लेव कह सकता है, लेकिन डेनी इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर वो सजेस्ट करती है कि उसे एटलियर कहकर बुला ले। इसके बाद डेनी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो खुद को डेनी कहता है। वो पूछती है कि उसे उससे क्या उम्मीद है और वो सोचता है, अभी के लिए कुछ नहीं। वो कहता है कि वो सेकंड फ्लोर को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है, और अगर वो डिसाइड करती है कि जाना है तो जा भी सकती है। चॉइस पूरी तरह उसकी है। हाँ, अब वो पूरी तरह फ्री है। ये सुनकर वो स्पीचलेस रह जाती है। लेकिन साफ है कि सरप्राइज होने के अलावा उसे बहुत भूख भी लगी है। डेनी समझ जाता है कि ये परफेक्ट मौका है अपना थोड़ा हुनर दिखाने का, इसलिए वो कुछ एक के साथ बनाने का डिसीजन लेता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो फूड की प्रिपरेशन में मैजिक भी मिक्स करता है, जिससे प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। कोई भी देख सकता था कि डेनी को अपने काम की कितनी नॉलेज है, क्योंकि बनते बनते ही खाने की स्मेल इतनी अच्छी थी कि एटलियर को ऐसा लगा जैसे वो पैराडाइज में हो। शायद वो थोड़ी देर के लिए झपकी भी ले लेती है।
लेकिन थोड़ी देर बाद डेनी उसे बताता है कि मील रेडी है और वो जितना चाहे खा सकती है। जैसे ही वो पहला बाइट लेती है, इफेक्ट इमीडिएट होता है। फ्लेवर उसे इतना सरप्राइज करता है कि वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। हैरानी की बात भी नहीं, कौन नहीं समझेगा। अच्छी तरह से बना हुआ फ्राइड राइस का प्लेट कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो खाते खाते रो पड़ेगी। डेनी ये समझे बिना कि उन आंसुओं के पीछे क्या कहानी है, उसकी खामोशी की रिस्पेक्ट करने का फैसला करता है। अगर वो उसे नहीं बताना चाहती तो वो उस पर दबाव नहीं डालेगा। भले ही उसे यकीन है कि उसने कुछ बहुत टेरिबल झेला है और भले ही उसे लगता है कि शायद उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, डेनी मानता है कि एक अच्छा खाना अब भी फर्क ला सकता है। और उसे हर बाइट एंजॉय करते हुए देखना, चाहे वो रो ही क्यों न रही हो, डेनी को हैप्पी फील कराता है। एक मौके पर वो उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो हैरान हो जाता है कि उसने उसका नाम यूज कर लिया। ये उसे भी शॉक कर देता है। बाद में वो उसकी तारीफ करता है कि उसने टेबल कितनी अच्छी तरह सेट की है, कहता है कि उसने ग्रेट जॉब किया। वो ये भी ऐड करता है कि उसने टेबल को और अच्छा दिखाने के लिए ये आइटम खरीदा था। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, हम देखते हैं कि एटलियर डेनी की डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। वो किचन में हेल्प करती है, स्टोर का ध्यान रखती है, शॉपिंग भी करती है। यानी हर चीज में हिस्सा लेती है, जब तक कि सारी तैयारियां पूरी नहीं हो जाती। डेनी इतना एक्साइटेड होता है कि वो एटलियर को हल्का पंच देता है और वो भी थोड़ी शर्माते हुए उसकी क्लमजी हरकत पर मुस्कुराकर जवाब देती है। ये साफ है कि शुरुआत से लेकर अब तक दोनों ने बहुत ग्रो किया है। अगली सुबह डेनी का रेस्टोरेंट ऑफिशियली ओपन होगा। नाम रखा गया है एडवेंचरर्स रेस्टोरेंट। कोई शक नहीं, ये ग्रेट नाम है। डेनी उसे बताता है कि वही बिजनेस का फेस बनेगी और उसे हार्ड वर्क करना होगा। वो बिना झिझके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। डेनी रेडी है, मेन्यूज ऑर्गेनाइज्ड, पानी सर्व, टेबल्स क्लीन, इंग्रेडिएंट्स सॉर्टेड। अब बस एक स्टेप बाकी है, पहले कस्टमर का वेलकम करना। डेनी इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे लगता है पहला विजिटर सीजनिंग से इतना इंप्रेस होगा कि दिन में 3 बार वहीं खाने आएगा। और जाहिर है वो यही उम्मीद करता है। आखिरकार उसे अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है और वो इस बिजनेस को बहुत सीरियसली ले रहा है। और फिर ज्यादा देर नहीं लगती। पहला कस्टमर एंट्री करता है, एक स्ट्राइकिंग लुक वाला जेंटलमैन जो हमेशा पहले कस्टमर के तौर पर याद रखा जाएगा। एक वर्थी डेब्यू। और यहीं पहले एपिसोड का एंड होता है।